नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रियाज अहमद सियासत न्यूज़ आइना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह इसराइल फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ दरिंदगी का मुज़ाहरा कर रहा है। तो बहरहाल जो पहली खबर है वो फ़लस्तीनियों और इसराइल से मुतालिक है और इसराइल के दरिंदगी से मुतालिक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइल 7 अक्टूबर 2023 से फ़लस्तीनियों पर जुल्म व जबर की इंतहा कर चुका है और आपने देखा कि 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है और फ़लस्तीनियों की शहादतों का भी सिलसिला जारी है। तो बहरहाल इसराइल की दरिंदगी का, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सिलसिला जारी है और उसके ताज़ा हमलों में कम से कम 87 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है। जबालिया और बैत हुनून और बैत लहिया पर इसराइल मुसलसल हमला करता जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल मुसलसल मिसाइल बरसाते हुए फ़लस्तीनियों का क़त्ल-ए-आम कर रहा है। नाज़रीन, आपको बता दूं कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक कम से कम 42,603 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जिसमें बच्चों और ख़वातीन की अक्सरियत है। इसी तरह जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी तादाद 99,795 बताई जाती है और ये तो सरकारी आदाद-ओ-शुमार हैं। तो बहरहाल जो ज़ख्मी फ़लस्तीनी हुए हैं उनमें बताया जाता है कि 60% फ़लस्तीनी ऐसे हैं जो मुस्तकिल तौर पर माज़ूर हो चुके हैं। बहरहाल हम आपको बता रहे थे कि इसराइल की जो दरिंदगी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि उसका सिलसिला जारी है और इसराइल एक शैतानी तारीख़ रक़म करता जा रहा है। बहरहाल जबालिया में फ़लस्तीनी जानबाजों ने इसराइल के एक जासूसी ड्रोन को पकड़ लिया है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइल किस तरह ड्रोन्स के ज़रिए फ़लस्तीनियों की जासूसी कर रहा है। हमास के जो कायदीन हैं उनकी जासूसी में मसरूफ़ है। ऐसे में फ़लस्तीनी जानबाजों ने जबालिया कैंप पर हमले के दौरान और जासूसी करने वाले एक ड्रोन को अपने कब्ज़े में ले लिया है। इसी तरह आपको बता दूं कि इसी महाज पर इसराइल का एक कर्नल कल मारा गया था, जिसका ताल्लुक़ 401वीं जो है ब्रिगेड से बताया जाता है। हमास के और दूसरी नाज़रीन आपको नाज़रीन बता दूं कि इसराइल की दरिंदगी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वह हमास का कट्टर दुश्मन है और हमास का मुकम्मल सफाया चाहता है। नेतन्याहू ने बार बार कहा है कि हम हमास को तबाह व बर्बाद करके रख देंगे, उसका सफाया करके रख देंगे। लेकिन आप देखेंगे कि हमास उसके जो सरबराह होते हैं अगर वो शहीद हो जाते हैं तो फिर पूरी शिद्दत के साथ मंजर आम पर आती है और इसराइल को परेशान करके रख देती है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि अब तक हमास के जो 5 सरबराह हैं उनमें से 4 सरबराहों को या जो कायदीन थे उनको इसराइल ने शहीद किया है। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि मार्च 2004 में शेख अहमद यासिन जो हमास के बानी हैं और सरबराह थे उन्हें शहीद किया गया जबकि वो नमाज पढ़कर वापस हो रहे थे। इसी तरह अप्रैल यानी 1 महीना बाद अप्रैल 2004 में अब्दुल अजीज़ रंतासी को शहीद किया गया जो शेख यासिन के जानशीन बने थे। इसके अलावा आपको बताता हूँ 31 जुलाई 2024 को, यानी हम इस साल की बात कर रहे हैं, 31 जुलाई 2024 को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में इसराइल ने बड़ी मक्कारी के साथ, बड़ी अय्यारी के साथ और बड़ी, मैं समझता हूँ कि दज्जालियत के अंदाज में आपको बता दूँ कि इस्माइल हानिया जो हमास के सरबराह थे उनको शहीद किया। फिर उसके बाद 2024 16 अक्टूबर की तारीख है और आपने देखा कि किस तरह बहादुरी से इसराइल के खिलाफ वो लड़ते हुए, इसराइल से मुकाबला करते हुए, अपनी आखिरी सांस तक इसराइल के खिलाफ अपना हाथ उठाते हुए, वो अपनी छड़ी उठाते हुए, यानी जो अपने हाथ में हथियार होता है वो उठाते हुए यहिया सिंवार ने जामे शहादत नोश की है। उनके अंदाज़ लगाइए उनकी मकबूलियत का कि आज सारे फ़लस्तीन में, और चाहे वो मगरबी किनारा हो या फिर आप देखेंगे कि गज़ा हो, वहाँ पर मासूम बच्चे भी हाथ में छड़ी लिए यहिया सिंवार की तरह हाथ में छड़ी लिए और अपना चेहरा ढांके हुए बाहर निकल रहे हैं और इसराइलियों को चैलेंज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमास की जो क़यादत है वो ख़त्म भी हो जाती है तो कुछ फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि जो फ़लस्तीनी मुजाहिदीन हैं, जो फ़लस्तीनी जांबाज हैं, उनका मकसद होता है शहादत का हुसूल और वो आपको बता दूं कि शहादत को ही हकीकी कामयाबी तस्वुर करते हैं और फ़लस्तीनी जिस अंदाज में हकीकी कामयाबी हासिल करते जा रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब इसराइल की तबाही और बर्बादी यकीनी हो जाएगी। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं अमेरिका, जहां पर तुर्किया के एक बहुत अहम मजहबी रहनुमा फताहुल्लाह गुलेन का इंतकाल हो गया है और उस सिलसिले में जो खबरें आ रही हैं हम आपको उससे वाकिफ़ करवाएंगे। बहरहाल तुर्की के मशहूर मारूफ मजहबी रहनुमा फताहुल्लाह गुलेन का अमेरिका में इंतकाल हो गया है। उनकी उम्र 83 साल थी और उन्होंने 1999 से अमेरिका में खुद जिला वतनी इख्तियार कर रखी थी। वो खिदमत तहरीक के बानी थे और उन्होंने अपने ग्रुप के नज़रियात फैलाने के लिए
ترکیہ کے بشمول ترکیہ کے بشمول 100 سے زائد ملکوں میں اپنے اسکولز کا جال پھیلا رکھا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے جو کارکن تھے، یعنی ان کی جو پارٹی ہے، یعنی ان کی جو تنظیم تھی یا تحریک تھی، اسے حزمت بھی کہا جاتا ہے اور اردو میں اسے خدمت کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے 1999 میں یہ یعنی حزمت تحریک شروع کی تھی، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اتوار کی شام اسپتال میں علاج کے دوران ان کا انتقال ہوا۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک فتح اللہ گولین کا سوال ہے، ماضی میں وہ صدر رجب طیب اردوان کے بالکل حریف نہیں بلکہ حلیف رہے ہیں، ان کے ساتھ دیا انہوں نے۔ تو لیکن 2016 میں ترک صدر رجب طیب اردوان کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف بغاوت کا ان پر الزام بھی عائد کیا گیا، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ جو بغاوت کی گئی تھی وہ ناکام رہی تھی۔ اس کے بعد وہ ترکیہ سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے انہوں نے امریکہ میں پناہ لی تھی، اور امریکہ میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں امریکہ میں صدارتی انتخابی مہم زوروں پر ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ کا مقابلہ کملا ہیرس سے۔ کملا ہیرس فی الوقت نائب صدر کے عہدے پر فائز ہیں، جبکہ ڈونالڈ ٹرمپ پوری طرح یعنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح انتخابات میں کامیابی حاصل کر لیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ امریکی صدارتی انتخابات ہر روز دلچسپ موڑ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کے درمیان ٹکر کا مقابلہ بتایا جاتا ہے۔ دونوں امیدوار رائے دہندوں یعنی ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے، ان کی تائید و حمایت حاصل کرنے کی جان توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ ویسے بھی آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ امریکی صدر بننے کے لیے 538 یعنی 538 الیکٹورل ووٹس میں سے 270 ووٹ درکار ہوتے ہیں، اور امید ہے کہ کملا ہیرس یہ ووٹ حاصل کر لے گی۔ ویسے بھی ناظرین جہاں تک نیشنل پولس کے سرویز کا سوال ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کملا ہیرس ڈونالڈ ٹرمپ سے آگے چل رہی ہیں، اور ٹرمپ پر ہیرس کو 2.4% کی برتری حاصل ہے۔ ہیرس کے جیتنے کے امکانات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 100 میں سے 54% ہیرس کے جیتنے کے امکانات ہیں، جبکہ ڈونالڈ ٹرمپ کے امکانات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 100 میں سے 46% امکانات ڈونالڈ ٹرمپ کے جیتنے کے ہیں۔ لیکن ایک بات اہم ہے کہ امریکہ میں جو سوئنگ اسٹیٹس ہے، یعنی جو انتخابی نتائج پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کا اہم کردار ہوگا یا ڈونالڈ ٹرمپ کے حق میں، یا پھر آپ دیکھیں گے کہ کملا ہیرس کے حق میں۔ ویسے بھی آپ بتا دوں ایریزونا جارجیا ہے، اسی طرح مشیگان ہے، نیواڈا اور نارتھ کیرولینا ہے، ساتھ ساتھ پینسلوانیا اور وسکونسن، یہ ایسی ریاستیں ہیں جو انتخابی نتائج پر ضرور اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی، وہ یہ ہے کہ اب ہندوستانی انتخابات کی طرح امریکی بھی انتخابات میں بھی پیسے کی ریل پیل شروع ہو چکے ہیں، پیسے کا استعمال شروع ہو چکا ہے، اور رائے دہندوں کو راغب کرنے کے لیے، ان کی تائید حاصل کرنے کے لیے پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کو بتا دوں کہ دنیا کا امیر ترین شخص، ٹیسلا کے مالک، اور آپ کو بتا دوں اسپیس ایکس کے جو مالک ہیں، بانی ہیں، ایلون مسک کے گروپ نے یہ اسکیم شروع کی ہے، اور ایلون مسک نے انتخابی مہم میں ٹرمپ کی تائید و حمایت کا اعلان کیا ہے، اور ان کی فنڈنگ بھی کر رہے ہیں، یعنی انہیں مالیہ بھی فراہم کر رہے ہیں۔ ایلون مسک چاہتے ہیں کہ اس مرتبہ ڈونالڈ ٹرمپ کو کامیابی ملے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انتخابات امریکہ کے لیے فیصلہ کن انتخابات ثابت ہوں گے، امریکہ کا مستقبل کا تعین کریں گے، اس لیے ڈونالڈ ٹرمپ کو جتانا ضروری ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ یعنی نسل پرستانہ نظریات رکھتے ہیں، اور وہ مسلم دشمنی کے لیے بھی جانے جاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایلون مسک ہر حال میں یہی چاہتے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ کو کامیابی ملے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ایلون مسک کا سوال ہے، ان کی دولت $240 بلین یعنی $240 ارب ہے، اور وہ دنیا کے سب سے امیر ترین شخص ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹرمپ کے کٹر حامی ہے۔ ویسے بھی 5 نومبر کو یہ صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں، اور ایلون مسک نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ہر دن ایک ووٹر کو، رجسٹرڈ ووٹر کو $10 لاکھ دیں گے۔ یہ کوئی $10 لاکھ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی رقم ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنے یعنی سوئنگ اسٹیٹس ہے، ان اسٹیٹس کے ہر رجسٹر ووٹر کو $47 وہ اپنی طرف سے بطور تحفہ پیش کریں گے۔
تو آپ اندازہ کیجئے یہ رشوتی ہوئی ہے اور یہ تائید و حمایت حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی جو صدارتی انتخابات ہیں وہ ایلون مسک کی دولت کے بلبوتے پر جیتے جائیں گے یا پھر حقیقی طور پر جو امریکی ہیں وہ امریکہ کی ترقی کے لیے، امریکہ کی خوشحالی کے لیے، امریکہ کے استحکام کے لیے ووٹ دیں گے۔ ویسے بھی ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں اور ان کے کامیابی کے امکانات بہت زیادہ یعنی روشن نہیں ہے، لیکن یہودی جو لابی ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کامیابی ملے، جبکہ کملا ہیرس بھی یہودیوں کی تائید و حمایت حاصل کرنے میں ڈونلڈ ٹرمپ سے پیچھے نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ تو بہرحال کسی کے پاس دولت آتی ہے تو یا کسی کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے یا پھر اس کے حسن کے چرچے ہوتے ہیں یا اس کے فن کے چرچے ہوتے ہیں تو پھر اس کے رہن سہن میں بھی بہت زیادہ انقلابی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ہم آج کو آپ کو ایک ایسے جوڑے سے واقف کروا رہے ہیں، میری مراد ہے انوشکا شرما اور وراٹ کوہلی۔ وراٹ کوہلی کے بارے میں تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا کرکٹ کے جانے مانے کھلاڑی ہیں، بیٹر ہیں، بیٹسمین ہیں اور ان کے جو ریکارڈز ہوتے ہیں وہ غیر معمولی ہیں۔ تو بہرحال دوسری طرف ان کی اہلیہ ہیں انوشکا شرما۔ انوشکا شرما آپ نے دیکھا کہ بالی ووڈ کی اداکارہ ہے، کامیاب اداکارہ، اور دونوں کی اگر دولت کا اندازہ لگایا جائے تو کہا جاتا ہے کہ دونوں کی مشترکہ دولت 1300 کروڑ روپے 1300 کروڑ روپے ہے یا 1300 کروڑ مالیتی ہے۔ تو بہرحال آپ کو اندازہ لگائیے کہ دونوں شاہانہ طرز زندگی کے بھی عادی ہیں اور فی الوقت وراٹ کوہلی اور انوشکا شرما لندن میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن اب وہ ہندوستان واپس میں ہیں۔ تو آپ کو دونوں کے جو شاہانہ طرز زندگی ہے اس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں۔ یہ دونوں جو پانی پیتے ہیں وہ امپورٹڈ واٹر ہوتا ہے اور خاص طور پر آپ کو بتا دوں کہ عام ہندوستانی وہ 1 لیٹر پانی خریدنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ تو بہرحال ہم آپ کو جب پینے کے پانی کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ پینے کا پانی اچھا ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے اور اس سے صحت یعنی بہتر ہونی چاہیے، صحت بگڑنی نہیں چاہیے، کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر جو بیماریاں ہیں وہ پینے کے پانی کے خراب ہونے یا ملاوٹ شدہ ہونے یا پھر آپ دیکھیں گے آلودہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو بہرحال جہاں تک انوشکا شرما کا سوال ہے یا پھر وراٹ کوہلی، یہ جوڑا اپنے 2 بچوں کے ساتھ ایوین نیچرل اسپرنگ کا پانی پیتا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پانی جینوا جھیل کے جنوبی کنارے پر واقع ایوین لیٹس بینس نامی جھیل سے نکالا جاتا ہے یہ پانی، اور پھر یہ فرانس اور سوئٹزرلینڈ کی، آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جھیل ہے یہ فرانس اور سوئٹزرلینڈ کی مشترکہ جھیل ہے، اور انوشکا شرما اور وراٹ کوہلی جو پانی پیتے ہیں اس 1 لیٹر پانی کی قیمت 4200 روپے بتائی جاتی ہے۔ ویسے ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک وراٹ کوہلی کا سوال ہے یا انوشکا شرما کا سوال ہے، اس جوڑے کو 2 بچے ہیں، ایک بیٹی وامیکا اور دوسرا ہے بیٹا اکائے۔ تو بہرحال یہ بہت خوشحال خاندان ہے اور اپنی شرافت کے لیے بھی یہ جانا جاتا ہے۔ خاص طور پر وراٹ کوہلی ایسے غریب کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ایسی مدد کرتے ہیں جو غیر معمولی فن کے حامل ہوتے ہیں یا غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ محمد سراج اس کی بہترین مثال ہے، اور آپ نے دیکھا کہ محمد سراج سے وہ بہت زیادہ قربت رکھتے ہیں۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے محمد سراج آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت اور شہرت اور عزت سے نوازا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، جہاں تک پینے کے پانی کا سوال ہے، ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا میں کئی ایسی شخصیتیں ہیں جو پینے کے پانی پر خاص توجہ دیتی ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ پانی کتنا مہنگا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں فلیکو جیولری واٹر ایک پانی ہے اور یہ بوٹلڈ واٹر ہے، اور اس کی قیمت آپ کو بتا دوں کہ فی لیٹر $1390، یعنی ہندوستان میں اگر ہندوستانی کرنسی میں اگر اسے کنورٹ کیا جائے تو یہ پورے بنتے ہیں 1,16,760، یعنی 1,16,760 میں صرف 1 لیٹر پانی کی بوتل ہوتی ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو نل کا پانی یا باولی کا پانی یا بورویل کا پانی پی کر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اپنے پوری زندگی اسی پر ختم بھی کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو 1 لاکھ روپے کی پانی کی بوتل روزانہ پی جاتے ہیں، یعنی 1 لیٹر پانی کی قیمت میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ کم از کم 4 لیٹر تو یہ پانی پیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ 4 لاکھ یا 5 لاکھ کا یہ پانی ہضم کر جاتے ہیں۔
नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान एक कसीर आबादी वाला मुल्क है और अक्सर जो बीजेपी कायदीन हैं वो बढ़ती आबादी पर रोना शुरू कर देते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जहाँ तक दुनिया की आबादी का सवाल है, दुनिया की आबादी अगर देखा जाए तो 8.25 अरब बताई जाती है, जबकि हिंदुस्तान की आबादी आपको बता दूं कि 145 करोड़ 49 लाख 1,861 है। यानी दुनिया की जो आबादी है उसका तकरीबन 17.78% जो हिस्सा है वो हिंदुस्तान की आबादी पर मुश्तमिल है। वैसे भी नाज़रीन, क्या हिंदुस्तान में आबादी बढ़ाने पर यानी गौर किया जा सकता है? क्या हिंदुस्तान में कोई सियासतदान और ख़ास तौर पर एक रियासत का चीफ मिनिस्टर ये मशवरा देता है कि लोग अपनी आबादी बढ़ाएं, और वो ये तजवीज़ पेश करता है कि क्या अगर लोग आबादी बढ़ाते हैं अपनी तो फिर उन्हें मुख्तलिफ मराआत और तरगीबात दी जाएंगी? तो ये ऐसा नामुमकिन है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्राबाबू नायडू ने वादे तौर पर तजवीज़ पेश की है कि जनूबी हिंद की जितनी भी रियासतें हैं उन रियासतों में जो लोग आबादी में इजाफा करेंगे यानी आबादी को बढ़ाएंगे, उन्हें मुख्तलिफ मुराआत और तरगीबात दी जानी चाहिए। इस की वजह यह है कि जनूबी हिंद में अब चंद्राबाबू नायडू के बकौल बूढ़ी आबादी बूढ़ी होती जा रही है, जबकि जो नौजवानों की जो आबादी है वो कम होती जा रही है। इस सिलसिले में कहा जाता है कि जनूबी हिंद के जो लोग हैं वो तालीम याफ्ता होते हैं, और जो नौजवान तालीम याफ्ता है वो मुल्क में बेरोज़गारी का सामना करने की बजाय बैरून मुल्क का रुख कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मशरिक़ वस्ता और यूरोपीय ममालिका, और वो वहीं पर मुक़ीम हो जा रहे हैं। जबकि आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो या दूसरी जनूबी हिंद की रियासतें केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु हो या पुडुचेरी हो, वहाँ आप देखेंगे कि लोग जो आबादी है वो बूढ़ी होती जा रही है। तो बहरहाल चंद्राबाबू नायडू ने वाज़े तौर पर कहा है कि जनूबी हिंद में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को मुराद व तरगीबात देनी चाहिए। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की जहां तक आबादी का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 145 करोड़ 49 लाख 1,861 हमारी आबादी है। और ये कल तक के मैं आपको आदाद शुमार पेश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बता दूं कि हर दिन हिंदुस्तान में 67,385 बच्चे पैदा होते हैं, यानी 67,385 बच्चों की पैदाइश हिंदुस्तान में हर दिन होती है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह हिंदुस्तान की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन आपको बता दूं कि चंद्राबाबू नायडू का ये कहना कि जनूबी हिंद में अगर लोग बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे तो उन्हें मुराद दी जानी चाहिए, उन्हें तरगीबात दी जानी चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा है कि 2 बच्चे से कम जिसे रहेंगे उसे पंचायती और दीगर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि 2 से ज़ायद बच्चों के रखने वाले वालिदैन को या पेरेंट्स को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जानी चाहिए। इसकी वजह एक तो चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि नौजवान जो आबादी है वो कम होती जा रही है जनूबी हिंद की, और बूढ़ी आबादी में इजाफा हो रहा है। और दूसरी अहम बात यह है कि आप देखेंगे कि हदबंदी जो होने वाली है पार्लिमानी हलकों की, उससे जनूबी हिंद के पार्लिमानी हलकों की तादाद में कमी आएगी, यानी पार्लियामेंट में जनूबी हिंद की नुमाइंदगी घट जाएगी और शुमाली हिंद की नुमाइंदगी जो पहले से ही बहुत ज़्यादा है वो बढ़ जाएगी, यानी तवाज़ुन क़ुव्वत भी बिगड़ जाएगा। तो ये इस ज़हन में रखते हुए चंद्राबाबू नायडू ने ये तजवीज़ पेश की है। वैसे नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक जनूबी हिंद में नौजवानों की तादाद के कम और बूढ़ों की तादाद में ज़्यादती का सवाल है, इसकी वजह दूसरे ममालिक की तरफ नौजवानों का जाना है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि हिंदुस्तान एक नौजवान मुल्क है, यानी नौजवानों का मुल्क है, नौजवान आबादी वाला मुल्क है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जनूबी हिंद में ये आबादी बूढ़ी होती जा रही है। वैसे भी कांग्रेस के एक लीडर है जयराम रमेश, उनके मुताबिक जनूबी हिंद की रियासतों को ख़ानदानी मनसूबाबंदी की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी या फैमिली प्लानिंग पर अमल करने वाली पहली रियासत केरला थी, जिसने 1988 में वहाँ आबादी पर काबू पाने के लिए फैमिली प्लानिंग का मनसूबा इख्तियार किया। तो बहरहाल फैमिली प्लानिंग इख्तियार की। इसी तरह 1993 में तमिलनाडु, 2001 में आंध्र प्रदेश और 2005 में कर्नाटक ने फैमिली प्लानिंग पर अमल करने की कोशिश की। लेकिन ये कोशिश जो है फ़िरका परस्त दरिंदों को तो अच्छी लगी, लेकिन नुकसान इन रियासतों का हो रहा है। वैसे नाज़रीन,
नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक पार्लिमानी हलकों का सवाल है, लोकसभा हलकों का सवाल है, 543 यानी 543 लोकसभा हलके हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश, शुमाली हिंद की एक रियासत है उत्तर प्रदेश, और आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत है, और वहां से 80 पार्लिमानी यानी हलके हैं, और वहां से 80 अरकान पार्लियामेंट मुंतखब होते हैं, जबकि महाराष्ट्र में 45, मगरबी बंगाल में 42 और बिहार में 40 अरकान पार्लियामेंट या पार्लिमानी नशस्तें पाई जाती हैं। और आपको बता दूं कि जहां तक 543 रुकनी पार्लियामेंट का सवाल है या लोकसभा का सवाल है, 293 अरकान एनडीए के हैं और 235 अरकान इंडिया के हैं, यानी 58 का फर्क पैदा होता है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि राज्यसभा में जुमला जो अरकान की तादाद है वो 245 है, एनडीए के अरकान की तादाद 119, और बीजेपी इसमें एनडीए में बीजेपी के अरकान की तादाद 95, और जेडीयू के अरकान की तादाद आप देखेंगे कि जेडीयू के 4 है, और इंडिया ब्लॉक के अरकान की तादाद 87 बताई जाती है। और जहां तक आप देखेंगे कि जनूबी हिंद में अरकान पार्लियामेंट की तादाद का सवाल है, उनकी तादाद 130 है। अगर आप देखेंगे कि आबादी हमारी बूढ़ी हो जाए तो फिर जो नई हदबंदियां होंगी उसमें जनूबी हिंद को पार्लियामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी से महरूम कर दिया जाएगा। ऐसे में बहुत सोच समझकर नई हदबंदियां जो की जा रही है उसका फैसला करना चाहिए, और जनूबी हिंद को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं घटाना चाहिए या घटने की इजाज़त नहीं देना चाहिए। नाज़रीन हम आपके लिए चलते हैं नई दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दावा है कि वो इतना काम करते हैं कि लोग उनसे पूछने लगे हैं कि आखिर आप इतना काम क्यों करते हैं, आप इतनी सख्त मेहनत क्यों करते हैं। ये सवाल आवाम नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं, और ये दावा मैं नहीं बल्कि खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन वो एनडीटीवी वर्ल्ड समिट से खिताब कर रहे थे, और खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये भी दावा है कि लोग उनसे बार बार पूछते हैं कि पिछले 10 वर्षों में हिंदुस्तान ने ज़बरदस्त तरक्की की है, हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया है, इस्लाहात पर अमलावरी की गई है, 12 करोड़ बैतुल खला की तामीर अमल में आई है, 16 करोड़ घरानों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। फिर भी आप क्यों इतनी सख्त मेहनत करते हैं, क्या ये काफ़ी नहीं? तो और जवाब में वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मैं कहता हूँ नहीं, ये काफ़ी नहीं है। हिंदुस्तान दुनिया के नौजवान मुल्कों में से सर फहरिस्त मुल्क है, और हिंदुस्तान की जो आबादी है नौजवान आबादी है, और ये हिंदुस्तान को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देगी, ये वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक वज़ीर-ए-आज़म का सवाल है, वो कहते हैं कि जब तक ख्वाबों की तामील नहीं होती, जब तक मैं आराम नहीं कर सकता। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छी बात कही है कि 10 वर्षों के दौरान हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म से किसी को ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई है कि 10 वर्षों में हुजूमी तशद्दुद के कितने वाक़यात पेश आए हैं, और इन हुजूमी तशद्दुद में कितने बेकसूर मुस्लिम नौजवानों और दलित नौजवानों को कत्ल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से ये पूछने की किसी में हिम्मत नहीं है कि जो हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं उन पर वज़ीर-ए-आज़म के बशमुल बीजेपी कायदीन का मुंह क्यों नहीं खुलता, वो इसकी मजम्मत क्यों नहीं करते। और आपको ये बता दूं कि एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में किसी को ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई वज़ीर-ए-आज़म से कि आप तो कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हिंदुस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है, तो फिर बुलडोज़र के वाक़यात जिस तरह के इसराइल में पेश आ रहे थे वो हिंदुस्तान में क्यों पेश आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर बुलडोज़र के ज़रिए 99% मुसलमानों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। और क्या वज़ीर-ए-आज़म के हुकूमत में मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, दिगर अक़लियतों के खिलाफ तासुब व जानिबदारी और इम्तियाजी सलूक के वाक़यात में इजाफा नहीं हुआ है, नस्ली मुनाफरत के वाक़यात में इजाफा नहीं हुआ है, ये पूछने की किसी ने हिम्मत नहीं की है। वैसे नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक मजहबी खतूत पर लोगों को तकसीम करने का सवाल है, पिछले 10 वर्षों के दौरान हिंदुस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा मजहबी खतूत पर लोगों को तकसीम किया गया। तो बहरहाल इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान, आप देखेंगे कि मिसाल के तौर पर आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह पिछले सिर्फ एक हफ्ते के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की मेहनत का नतीजा है, पता नहीं क्या है, कि हिंदुस्तान तो तरक्की कर रहा है लेकिन होक्स कॉल्स में भी तरक्की हो गई है। सिर्फ एक हफ्ते के दौरान आपको बता दूं कि होक्स कॉल यानी फर्जी जो कॉल्स है, तैयारों में बम रखने की झूठी इत्तला देने वाले जो कॉल्स है, उनकी तादाद 40 रही है, यानी 40 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल जो फ्लैट्स हैं उनके बारे में कहा गया कि उनमें बम रख दिए गए। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि सबसे ज़्यादा जो धमकियाँ, झूठी धमकियाँ वसूल हुई हैं
वज़ीर आज़म के दौरे इख्तिदार में हुई है। लेकिन लोग नहीं पूछते कि वज़ीर आज़म आपके दौरे इख्तिदार में इस तरह की तबाही और बर्बादी हिंदुस्तान में क्यों मच गई है? आपके दौरे इख्तिदार में मुसलमानों को, ईसाइयों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? आपके दौरे इख्तिदार में मसाजिद, मदारिस और मजहबी मुकामात पर बुलडोज़र क्यों चलाए जा रहे हैं? और जानबूझकर मुसलमानों के घर पर बुलडोज़र चलाकर उन्हें ज़मीन दोस्त क्यों किया जा रहा है, ज़मीन के बराबर क्यों किया जा रहा है? ये सोचने वाली बात है और ये सवाल करने की किसी में हिम्मत नहीं है। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं हैदराबाद में आपको बता दूं कि ऐसा लगता है कि फ़िरक़ा परस्त जो ताकतें हैं वो रियासती कांग्रेसी हुकूमत को बदनाम करने पर तुली हुई हैं और उसी के तहत माहौल को परागंदा करने, माहौल में फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत पैदा करने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि किस तरह मंदिरों को लेकर और मंदिरों में बेहुरमती के वाक़यात को लेकर फ़िरक़ा परस्त उसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर फ़िरक़ा वाराना माहौल को तबाह व बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बहरहाल सिकंदराबाद की एक मंदिर में आप अंदाज़ा कीजिए कि 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर के दरमियान एक सलमान ठाकुर नामी शख्स नौजवान जिसका ताल्लुक़ महाराष्ट्र से है या मुंबई से है, वो एक मंदिर में दाखिल होता है, नफसियाती बीमार है और उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वो मंदिर में दाखिल होता है और मूर्तियों को नुकसान पहुँचाता है। तो बहरहाल उसे शदीद ज़दोकोब किया जाता है, फिर उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है और फिलवक्त कहा जा रहा है कि वो ज़ेर इलाज है। लेकिन आपको नाज़रीन बता दूँ कि जहाँ तक इस नौजवान का सवाल है, उस नौजवान के बारे में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, उसे गिरफ्तार भी कर लिया है और उस सिलसिले में पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें 100 आपको बताना ज़रूरी है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इंग्लिश हाउस एकेडमी और मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इसके साथ आपको बता दूं कि इंग्लिश टीचर हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर मुनव्वर जमा, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया और मेट्रोपोलिस होटल के जो मालिकिन हैं, 2 मालिकिन, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया और फिर आपने देखा कि मेट्रोपोलिस होटल को मोहर बंद कर दिया गया। लेकिन हाई कोर्ट ने उस मोहरबंदी को ख़त्म करने का हुक्म दिया और होटल खोल दी गई। कहा जाता है कि 151 तलबा मुख्तलिफ रियासतों से, ख़ासतौर पर महाराष्ट्र से आकर उस होटल में क़याम किए हुए थे और मुनव्वर जमा की जो क्लासेस होती हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, वो शिरकत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही एक तालिब इल्म मंदिर में बेहुरमती करता है तो फिर वहाँ से ये नौजवान चले जाते हैं और वो होटल को मोहरबंद कर दिया जाता है। अब ये खबर आई है कि मोटिवेशनल स्पीकर और इंग्लिश टीचर मुनव्वर जमा को महाराष्ट्र में तेलंगाना टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें हैदराबाद लाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि मेट्रोपोलिस होटल सिकंदराबाद के 2 मालिकिन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब अंदाज़ा कीजिए कि इस तरह की अगर नाइंसाफ़ी होती है, अगर कोई स्कूल का डायरेक्टर अपने यानी स्कूल चलाता है या स्कूल का मालिक स्कूल चलाता है और उसमें पढ़ने वाला कोई तालिब इल्म गलत हरकत करता है और वो भी स्कूल के बाहर, तो क्या उस स्कूल के हेडमास्टर को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या उस स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जा सकता है? ऐसा लगता है कि एक जानबूझकर की गई साजिश का नतीजा है या फ़िरक़ा परस्त दरिंदों ने पुलिस पर जो दबाव बना रखा है उसके नतीजे में पुलिस अजीब व गरीब हरकतें कर रही है ताकि इस तरह के वाक़यात पर से तवज्जो हटाई जाए। अब देखना यह है कि कितने मुस्लिम दानिश्वर हैं, कितने माहिरीन तालीम, मुस्लिम माहिरीन तालीम हैं और कितने मुस्लिम सियासतदान हैं जो मुनव्वर जमा की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।